हेलो स्टूडेंट, मैं आदित्य श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो कल फाइनली आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है। आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बस शर्ते आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ये सोच के जाना है कि हम बेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब कैसे बेस्ट हो सकता है? बस आपको जो भी उदित फार्मेसी पे क्लासेस चल रही हैं, अभी आप मॉर्निंग में वसीम सर रिवीजन क्लासेस लिए हैं, ठीक है? उसको आप अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आपको एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कवर किया हूँ, जो कि उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। उसको आप देखिएगा, उसको समझने समझने की कोशिश करिएगा। कल आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस पेपर जो है आपका बहुत टफ नहीं आने वाला है, पेपर इजी रहेगा। बशर्ते बस फिर कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको मन से डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? ये नहीं कि एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको स्किप करके आगे बढ़े या फिर आपको घबराने लगे। नहीं नहीं, आपको फिर से समझना है, कोशिश करना है समझने की। जब बहुत नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है आपको। ओके, तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग? इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो साइनाइड के पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं? ठीक है, मतलब साइनाइड के पॉइजनिंग के इफेक्ट को रोकते हैं, ठीक है? और पॉइजन के इफेक्ट को रोकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट एक ऐसा एजेंट होता है जो पॉइजन के इफेक्ट को रोकता है। जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करता है? रोकता है, मतलब इनहिबिट करता है, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। किस तरह से? जैसे व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग? ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग? इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग? ओके, तो साइनाइड पॉइजनिंग, इसके आंसर देखते हैं कौन से ऐसे ड्रग्स हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक ऐसा ड्रग है जो साइनाइड के पॉइजनिंग इफेक्ट को रोक देता है। ओके, इनमें से एक ड्रग और है जो साइनाइड के पॉइजनिंग को रोकता है, जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, ठीक है? सोडियम नाइट्राइट, ध्यान देना है, TRIT है सोडियम नाइट्राइट। यहाँ पे क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, TRATE। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट में डिफरेंस है। सोडियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaNO3। NaNO3। और जो सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला होता है वो होता है NaNO2। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सोडियम नाइट्राइट जो है NaNO2 कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट जो होता है वो NaNO3 होता है, ठीक है? तो सोडियम नाइट्राइट भी एक ऐसे ड्रग होते हैं जो साइनाइड के पॉइजनिंग के इफेक्ट को रोक देते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है? क्विनिडीन। क्विनिडीन एंड एंटी एनाथमिक बिलोंग टू द क्लास ऑफ। ठीक है, क्विनिडीन एक ड्रग है, किसका ड्रग है? एंटी एनाथमिक का। आपको बताना है कि किस क्लास में ये होता है, ठीक है? जनरली ये क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़े होगे तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले जरूरी जानना है कि एंटी एनाथमिक क्या होता है। एंथीराथमिक एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके हार्ट रेट, हृदय गति को सामान्य में लाने में काम करते हैं, ठीक है? मतलब आपके जो रिदम है, जो आपके धड़कन है, उसको सामान्य करने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आपको ये बताना है कि एंथीराथमिक में क्विनिडीन किस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है? अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 क्लास में डिवाइड है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ओके, क्लास फर्स्ट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? 1A, 1B एंड 1C, ठीक है? कहीं ना कहीं 1A, 1B, 1C यहाँ भी है, तो इसी में से देखते हैं कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है? तो 1 में कौन से ड्रग आते हैं? 1A में ही आपके ड्रग जो आते हैं उसका नाम है क्विनिडीन, ठीक है? क्विनिडीन आपके 1A में आते हैं।
और कौन से ड्रग्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आते हैं प्रोसाइनामाइड, प्रोसाइनामाइड, ध्यान रखिएगा क्विनिडीन और प्रोसाइनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये जनरली कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें 1B की, 1B में कौन से ड्रग्स आते हैं, वो आते हैं लीडोकेन, लीडोकेन आपके 1B ड्रग्स 1B में आते हैं। ठीक है, सी में कौन से ड्रग्स आते हैं, फिलिसाइनाइड, फिली, ठीक है, फिलिसाइनाइड या FLECAINIDE, फिलिसाइनाइड जो आपके क्लास 1C में आते हैं। ओके, 1A में क्विनिडीन प्रोसाइनामाइड, बी में लीडोकेन और सी में फिलिसाइनाइड आते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर ए, क्लास 1A, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्लास में किस टाइप के ड्रग आते हैं, सेकेंड क्लास में आते हैं बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर किस टाइप के ड्रग होते हैं, जिसके लास्ट में LOL आए। ठीक है, जैसे प्रोप्रेनोलाल, ठीक है, प्रोप्रेनोलाल, टूतालाल, ठीक है, सबके लास्ट में लॉल आ रहा है ना, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसको हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ठीक है, बात करें क्लास थर्ड की, क्लास थर्ड जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसमें जो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक जो ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो क्लास थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो क्लास फोर्थ में आते हैं वो आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास फोर्थ में आते हैं, जिसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्लास फोर्थ में जो आता है वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, क्लास फोर्थ में जो ड्रग्स आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके ड्रग्स को हम कैसे पहचानेंगे, इसके ड्रग्स को हम कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में PINE, जिसके लास्ट में PINE आ रहा है वो क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा। ठीक है, जैसे एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये सब कैसे ड्रग हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप रिवाइज करिएगा, एंटी एथमिक के क्लासिफिकेशन को जरूर देख के जाइएगा, लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोटोइन। ठीक है, फिनोटोइन का डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, बात करते हैं पैराजोलिडीन डायोन, ऑक्सीडोलिजिन डायोन, हाइडेंटोइंस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे टोइंस यहाँ भी आ रहा है, टोइंस यहाँ भी आ रहा है, इसी से पकड़ में आ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइडेंटोइंस होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ड्रग्स के साथ ही जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो छिपे होते हैं उसके नाम, या आप स्टार्टिंग में पढ़ जाएंगे या फिर लास्ट में पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिनोटोइन के जो डेरिवेटिव्स है वो क्या है, हाइडेंटोइंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन प्रिवेंट सनबर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट सनबर्न, मतलब सूरज की रोशनी से ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो हमें बचाते हैं। ऐसे कौन, आप देखे होंगे बहुत से सनस्क्रीन क्रीम आते हैं जिसको आप गर्मियों में यूज करते हैं, ठीक है, सन से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्रीम हमें क्या करते हैं, ये केमिकल्स हमें क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल रेज होते हैं, ठीक है, जो भी हार्मफुल रेज होते हैं, हार्मफुल रेज क्या क्या होता है, जैसे यूवी रेज हो गया, ठीक है, इस सबसे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूवी रेज या हार्मफुल रेज लिख के भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके क्या आंसर होंगे, कैलामाइन, जिंक सिस्ट्रेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाइटेनियम डाई ऑक्साइड है, जिसका फुल फॉर्म होता है TiO2। ठीक है, TiO2 जो आपका क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे हमको ड्रग्स को बताना है जो सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेज जैसे हो गया, ठीक है, IR रेज हो गया, जिससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टाइटेनियम डाई ऑक्साइड हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है जिसको आपको बार बार देखना पड़े या समझना पड़े। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फ्रॉम क्लास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कौन से ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से है। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप अगर पढ़े होंगे, अभी हम आपको बताए हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कैसे ड्रग्स आते हैं जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, पी ना आ रहा हो। आपको कहीं दिख रहा है SIN, MINE, DRINE, PINE, जी हाँ देखिए, पिलोडिपिन, पिलोडिपिन आपका करेक्ट आंसर है जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन दो ड्रग्स के नाम ऐसे हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसके लास्ट में पी नहीं आता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो ड्रग्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में पी नहीं आता है। पहला है दिल्तियाजेम, दिल्तियाजेम, ठीक है, DILTIAZEM। दिल्तियाजेम एक ऐसा ड्रग है जो आपका क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। दूसरा क्या नाम है, वेरापामिल, सॉरी, वेरापेमिल, ठीक है, वेरापेमिल, दिल्तियाजेम और वेरापेमिल, ठीक है, इसको लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिल्तियाजेम और वेरापेमिल ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन इसके लास्ट में PINE नहीं आता है। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फिलोडिपिन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज्ड फॉर द टॉपिकल एजेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टॉपिकल एजेंट में यूज होता है। टॉपिकल एजेंट क्या होता है, आपको हम कल ही बताए थे पार्ट सेकेंड या फर्स्ट में। ऐसे एजेंट होते हैं जो हम किसी भी बॉडी के किसी भी स्किन में यूज करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, आई ड्रॉप हो गया, ये सब जो ड्रग्स हैं ये क्या आते हैं, टॉपिकल एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब टॉपिकल एजेंट्स में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं आप देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल, प्रोटेक्टिव, एस्ट्रीजेंट्स, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल, जी हाँ, क्रीम वगैरह एंटी माइक्रोबियल भी आते हैं, ये सही है। प्रोटेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, आपको कहीं बर्न हो जाए, आप उसको कोई भी ऐसी क्रीम लगाए जो प्रोटेक्ट करे उसको, इसलिए प्रोटेक्टिव भी होते हैं। एस्ट्रीजेंट्स क्या होते हैं, कहीं आपको कहीं ब्लड वगैरह आ रहा हो, ठीक है, कहीं कट जा रहा है आपके बॉडी में, वहां पे आप क्रीम को, ऑइंटमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रीजेंट, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टॉपिकल एजेंट जो क्रीम ऑइंटमेंट्स जेल्स आते हैं वो कई तरह के आते हैं, ठीक है, वो एंटी माइक्रोबियल भी आते हैं, प्रोटेक्टिव भी आते हैं, एस्ट्रीजेंट्स भी आते हैं। एस्ट्रीजेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जैसे भी कहीं भी बॉडी में कट जा रहा है या ब्लीडिंग आ रहा है उसको बोलते हैं एस्ट्रीजेंट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स इज। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स मतलब डायरेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ के जाइएगा। डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, डायरेटिक्स और क्या बोलते हैं, इसको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं। डायरेटिक्स को वाटर पिल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, वाटर पिल्स, ठीक है। अगर कहीं द अदर नेम या द सिनोनिम्स ऑफ डायरेटिक्स इज वाटर पिल्स, मैनिटॉल, फ्रेसामाइड, ठीक है, और डॉन ऑफ दिस, तो आप वाटर पिल्स लगा के आएंगे। डायरेटिक्स को हम वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या द अदर नेम ऑफ डायरेटिक्स इज, या फिर डायरेटिक्स इज आल्सो नोन ऑफ वाटर पिल्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स क्या है, फुरोसेमाइड, मैनिटॉल, ट्राइएमिट्रिन, ठीक है, थियोफाइलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइएमिट्रिन, ठीक है। ट्राइएमिट्रिन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होता है, ठीक है। जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होता है ये क्या जनरली किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। जनरली क्या हो रहा है, राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो के साथ साथ राइटिंग देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि राइटिंग इस पर एक्चुअली क्लियर बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, वीडियो को देखेंगे बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या जा रहा है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आपको कह रहे हैं डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैजेट अपरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट इज, ठीक है, लिमिट टेस्ट में गैजेट अपरेटस यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। ये क्वेश्चंस जनरली फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आ चुके हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं, आपके भी एग्जाम में आ रहे हैं, और आने वाले जो एग्जिट एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जनरली लिमिट टेस्ट में जो अपरेटस यूज होते हैं वो होते हैं नेस्लर सिलेंडर, ठीक है। जनरली जो लिमिट टेस्ट में अपरेटस यूज होते हैं वो होते हैं नेस्लर सिलेंडर, ठीक है, नेशनल सिलेंडर यूज होता है। लेकिन अब बात करें आर्सेनिक की, ठीक है, ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिए क्या होता है, गैजेट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्सेनिक है,
ठीक है, इसको मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं कि गैजेट एपरेटर्स इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक एंटी एसिड इज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सिस्टेमिक एंटी एसिड है। ठीक है, अब एंटी एसिड जो होता है क्या होता है, एंटी एसिड एक तरह का क्या होता है, वीक बेस होता है। जनरली ये क्या करता है कि हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, अब जो एंटी एसिड होते हैं अगर इसको क्लासिफाइड करें तो टू टाइप में क्लासिफाइड होता है, एक होता है सिस्टमिक, एक होता है एंटा नॉन सिस्टमिक। ठीक है, एक होता है सिस्टमिक एंटी एसिड, एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। ठीक है, सिस्टमिक एंटी एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आपके हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिस्टमिक एंटी एसिड के एग्जाम्पल हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड के जो एग्जाम्पल है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड के एग्जांपल हैं वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं, और कौन से एग्जांपल्स हैं, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जनरली क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड है। ठीक है, नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड मतलब कि जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लेकिन जो सिस्टमिक एंटी एसिड होते हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एंटी एसिड का क्लासिफिकेशन छोटा सा है, सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जनरली या तो एग्जांपल पूछ सकता है कि एंटी एसिड के क्या एग्जांपल हैं, तो इसमें आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है ये भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सिस्टमिक एंटी एसिड इज। ठीक है, तो सिस्टमिक एंटी एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट सी, ऑप्शन नंबर सी जो सही है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन सिस्टमिक में क्या आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग टू फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रग्स फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव से बिलोंग करता है। ठीक है, अब फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव्स भी आपको कहाँ मिलेगा, डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में आपको कहाँ मिलेगा। ओके, जो फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव्स है ये भी आपको डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में मिलेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन मिस करके मत जाना। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, मैनिटॉल, स्टाजोलामाइड, इथाक्राइनिक एसिड। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, इथाक्राइनिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है, फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, एक तरह का क्या है, डायरेटिक्स है जो फिनॉक्सी एसिड डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, तो अगर आप क्लासिफिकेशन याद करके जाएंगे तो आप इजीली फर्स्ट नज़र में ही आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर इज। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, कहाँ से, ब्रोंकियल अस्थमा से। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा का अगर क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो वहां पे दूसरे ही लाइन में लिखा है क्या, हेडिंग है, जो एजेंट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में जो ड्रग्स आते हैं वो कौन कौन से ड्रग आते हैं, पहला तो आता है नीडोक्रोमिल, नीडोक्रोमिल आता है, और किस टाइप के ड्रग आते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और जो आपके मास्ट स्टेबलाइजर होते हैं वो आता है कीटोटिफेन, कीटोटिफेन। ठीक है, तो ये जो तीन टाइप्स के ड्रग हैं जो अस्थमा में यूज किए जाते हैं, मार्च सेल स्टेबलाइजर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, नीडोक्रोमिल, नीडोक्रोमिल, जी हाँ, जनरली इसका आंसर नंबर सी है, नीडोक्रोमिल, और आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, आपका कीटोटिफेन। ध्यान देना, कीटोटिफेन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको एंटी फंगल मत समझना,
ठीक है। ये मास्टर स्टेबलाइजर होते हैं, जनरली अस्थमा के पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, अस्थमा में यूज होते हैं ये। ओके, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर से हम बोल रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। राइटिंग हो सकता है अच्छी ना आपको लग रही हो, ना समझ में आ रहा हो, इसलिए पहला लिखा हुआ है नीडोक्रोमिल, सेकंड है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और थर्ड आपका कीटोटोफेन। ठीक है, कीटोटिफेन। ये आपका करेक्ट आंसर जो है नीडोक्रोमिल है। ओके, आई होप कि आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे और क्लासिफिकेशन याद करके जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पैरासीटामॉल ओवरडोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पैरासीटामॉल के ओवरडोज में इनमें से कौन सा ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, पैरासीटामॉल के ओवरडोज में जनरली पैरासीटामॉल क्या होता है, एक तरह का एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है, मतलब फीवर को रिड्यूस करता है और पेन को रिड्यूस करता है। लेकिन क्या होता है कि हमें कभी कभी हल्का सा ही पेन होता है, हम पैरासीटामॉल 625 mg खा लेते हैं। ठीक है, अब उसका ओवरडोज से क्या होता है, या तो लीवर भी आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसके ओवरडोज को रोकने के लिए हम किस ड्रग का यूज करेंगे, मतलब इसको कह सकते हैं रोकने की बात आ रही है तो यहाँ पे एंटीडोट की बात आएगी कि पैरासीटामॉल का एंटीडोट क्या है। ठीक है, मतलब उसके इफेक्ट, उसके पॉइजन के इफेक्ट को कम करना है। ठीक है, तो अगर इसकी एंटीडोट की बात करें, कोडीन वाटर सल्बूटामॉल, और लास्ट है आपका एसिटिलसाइस्टेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एसिटिलसिस्टेन। ठीक है, कोडीन वाटर सल्बूटामॉल आपका नहीं है, आपका जो इसका एंटीडोट है वो है एसिटिलसिस्टेन। ठीक है, तो पैरासीटामॉल के ओवरडोज को जो कंट्रोल करता है, उसका जो एंटीडोट होता है वो है आपका एसिटिलसिस्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एसिटिलसिस्टेन जो है ये पैरासीटामॉल का एंटीडोट है, जिसको क्या करता है, इसके पॉइजनिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पिरिट ऑफ साल्ट इज आल्सो नोन एज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ साल्ट किसको बोलते हैं, आप कई बार पढ़े होंगे। आप सोचिए स्पिरिट ऑफ साल्ट किसको बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ साल्ट बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, स्पिरिट ऑफ साल्ट बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टर्म से क्वेश्चन था, इसको आप याद करके जाइएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ओरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है थक्का रोधी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे ड्रग होते हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। इसको हिंदी में थक्का रोधी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा ओरल एंटीकोगुलेंट, मतलब जिसको हम ओरली लेते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट को अगर बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओरली ओरल, एक होता है पेरेंट्रल। ठीक है, एक होता है ओरल, एक होता है पेरेंट्रल। तो एंटीकोगुलेंट में ओरल एंटीकोगुलेंट पूछ रहा है, तो ओरल एंटीकोगुलेंट के जो एग्जांपल्स है वो है वारफेरिन, वारफेरिन। और आपका जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट के एग्जांपल है वो आपका हिपेरिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो आपका ओरल एंटीकोगुलेंट है उसको नाम है वारफेरिन, और जो आपका पेरेंट्रल है उसका नाम है हिपेरिन। तो इसमें से कहीं दिख रहा है, जी हाँ, वारफेरिन जो हमारा है ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंटीकोगुलेंट टू टाइप्स के होते हैं, ओरल और पेरेंट्रल, टू टाइप में यूज करते हैं। जो ओरल के हैं इसका नाम है वारफेरिन, और जो पेरेंट्रल के हैं इसका नाम है हिपेरिन, HEPARIN। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंटीकोगुलेंट को क्लासिफिकेशन को आप एक बार फिर देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, हो सकता है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन और भी बन सके। ठीक है, मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सल्फोनिल यूरिएजेज। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको भी पढ़े होंगे। सल्फोनिल यूरिएज की आपको एग्जांपल बताना है, क्या है, हेपाग्लिनाइड, टलबुटामाइड, मेटफॉर्मिन, और आपका क्या है, रोसिग्लिटाजोन। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है टलबुटामाइड। ठीक है, सल्फोनिल यूरिएज का जो एग्जांपल है वो है क्या है, सल्बुटामाइड। ये क्या होता है, जल्दी एंटी डायबिटिक एजेंट में यूज किया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज में यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस क्लास में आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में। ठीक है, किस में आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है, एजेंट में आता है। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, सल्फोनिल यूरियाज, इसका आपका ड्रग का नाम बताना है जिसमें मेंशन है, कौन सा नाम है, टलबुटामाइड।
ठीक है, तो आप इसके भी क्लासिफिकेशन को, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के भी क्लासिफिकेशन को आप देख लेंगे, एंटी डायबिटिक क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा चूज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड की आपको आईयूपीएसी के नेम बताना है। ठीक है, अब आइसोनियाजिड को हम और क्या बोलते हैं, आइसोनियाजिड को हम और क्या बोलते हैं, आइसोनियाजिड को हम क्या बोलते हैं, आइसोनिकोटोनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बोलते हैं, हाइड्राजाइड। ठीक है, आइसोनियाजिड को हम आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजियाजाइड बोलते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है या फिर इसके ड्रग्स को नेम बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं पायरिडीन का। पायरिडीन एक तरह का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके कोई और एटम को वहां पे रिप्लेस करना, वही आपका क्या कहलाता है, हेटेरो एटम। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं पायरिडीन। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे आएगा NH एंड NH2, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्राजाइड, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्राजाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्राजाइड। ठीक है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 पे क्या आ रहा है, तो 4 पायरिडीन, इसको पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरिडीन, तो पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पायरिडीन नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे जहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4, तो 4 से आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्राजाइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। ठीक है, तो आइसोनियाजिड को हम आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड भी बोलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है पायरिडाइन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, मानते हैं आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, लेकिन आप नंबरिंग देख के पकड़ लेंगे कि आपका जो आंसर है वो कहाँ से मैच कर रहा है। आपको पता है कि 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्राजाइड जुड़ा हुआ है, हाइड्राजाइड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए। ठीक है, अगर 3 पे जुड़ा होता तो आपका ये होता, 2 पे जुड़ा होता तो ये होता, लेकिन आपको ध्यान देना है कि नंबरिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग हमको नाइट्रोजन ग्रुप से करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है आपका, हाइड्राजाइड आ रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। ओके, इसका आपका करेक्ट वो नाम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक चीज आपको बताना है, ये जो आपका ड्रग्स है आइसोनियाजिड, ये कहाँ पे यूज होता है, जनरली ये यूज होता है, ये यूज कहाँ पे होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है। ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसको, ये शॉर्ट टर्म में और भी आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस अगर बात करें तो ये इसका शॉर्ट टर्म जो होता है TBS करके आ सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं आएगा, ट्यूबरक्लोसिस से लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये डिप्लोमा का पेपर है। ठीक है, एग्जिट एग्जाम वगैरह में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यही है, और इसका जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है इस ड्रग का, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन इज। ठीक है, हमको बताना है कि एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन इज, स्पाइरोलैक्टोन का हमें एक्टिव मेटाबोलाइट बचाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, स्पायरिंग, स्पाइरोलैक्टोन जो है ये क्या है, ये आपका पोटेशियम स्पायरिंग डायलैक्टिक्स है। एक मिनट सॉरी, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे डायरेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से आ चुके हैं। ठीक है, तो स्पाइरोलैक्टोन जो है ये भी पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स।
ठीक है, हम डायरेटिक्स को वाटर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइरोलैक्टोन जो है ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। क्या पूछ रहा बात, ये एक्टिव मेटाबोलाइट। अच्छा हाँ, इसके मेटाबोलाइट देखिए, जब स्पेरिंग जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, इसको जब हम लेते हैं तो क्या होता है, जब इसके मेटाबोलाइट एक्टिव होते हैं, जब इसको हम लेते हैं खाते हैं तो इसके मेटाबोलाइट जब एक्टिव होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कन्वर्ट हो जाता है सेंसरी नोन में। ठीक है, सेंसरी नोन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, कि जो स्पाइरोलैक्टोन है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, इसको जब लिया जाता है तो ये क्या होता है, जब इसके मेटाबोलाइट एक्टिव होते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कैनलिनोन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैनलिनोन। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आ भी सकता है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज ऑफ द फॉलोइंग नेम्स दैट आर 5 मेम्ब्रेन अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिस कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, क्या रहा, चूज ऑफ द फॉलोइंग नेम्स दैट आर 5 मेम्ब्रेन, 5 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। 1 2 3 4 और एक आपका ये हो गया 5। ठीक है, चूज ऑफ द फॉलोइंग नेम दैट आर 5 मेम्ब्रेन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में जो डबल एंड सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड में आते हैं, और सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो इसलिए आपको याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक आपको बताएं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी एटम यहाँ यूज होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। कंटेनिंग ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या रखना है, हमको ऑक्सीजन रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मेम्ब्रेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंटेनिंग ऑक्सीजन, आपका 1 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 मेम्ब्रेन रिंग भी हो गया, हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया, ऑक्सीजन भी अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जनरली इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्यूरान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्यूरान। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन दिए होंगे, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और नंबरिंग करना आना चाहिए, तो वही से आपको पकड़ लेंगे कि किस कैटेगरी का वो ड्रग है, कौन सा ड्रग है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। ठीक है, ड्रग का नाम भी दे दिया है एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, आपको पता है कि फ्लुकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है। अब किस क्लास से बिलोंग होता है, तो अब जब तक आपको इसका क्लासिफिकेशन नहीं याद होगा आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल, क्या क्वेश्चन है, पायरिमिडीन्स, पायरिडीन्स, एजोल, एक्रिडीन्स। अरे ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लुकोनाजोल, मतलब यहाँ पे एजोल आ रहा है और यहाँ पे साफ साफ एजोल लिखा है, कहीं ना कहीं किस क्लास है, इसी के क्लास पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करता है, एजोल क्लास से बिलोंग करता है फ्लुकोनाजोल, जो क्या एक तरह का क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स है। तो कहने कोई कोई ड्रग ऐसे होते हैं जिसके लास्ट वाले जो मतलब मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो फ्लुकोनाजोल जो है एजोल, ठीक है, एजोल क्लास में बिलोंग करता है, जो तरह का एंटी फंगल ड्रग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेरा विश्वास मानिए कल के पेपर में आपको इससे क्वेश्चन या पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज कॉल्ड। ठीक है, आपको बताना है प्रीफिक्स जो यूज होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, वही हम आपको बताया है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ भी ऐड हो जाए, जैसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, या यहाँ पे आपका सल्फर हो गया, ये सब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ओके, अब कह रहा है कि द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज कॉल्ड। प्रीफिक्स क्या होता है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, जब हम इसका एफएससी करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या अब बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सा, इजा, थिया या सेलिना। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के केस में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एजा। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में हम यूज करते हैं एजा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सा किसके यूज में यूज करते हैं, ऑक्सा हम जनरली यूज करते हैं ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, थिया कहाँ यूज करते हैं बताइए, सल्फर के केस में।
ठीक है, ये जो आपके प्रीफिक्स है याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, सेलिना कहाँ यूज करते हैं? सेलेनियम के केस में, सेलिनियम NiOM, सेलेनियम के केस में हम सेलिना यूज करते हैं। थिया कहाँ यूज करते हैं? सल्फर में। सल्फर का जो प्रीफिक्स है वो क्या है? थिया है। नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या है? एजा है। ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सा है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपको बताना है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इसमें से कौन सा है। अब देखिए कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। क्या है? फ्लैंडेक, फ्लूफेनिक में फ्लूफेनेमिक एसिड, इंडोमेथासिन और टोलमेथिन। यहाँ देखिए इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव मिल रहा है किससे किससे? इंडोमेथासिन। ठीक है, इंडोमेथासिन यही आपका करेक्ट आंसर है। आपसे हम पहले ही बोले थे या स्टार्टिंग में या लास्ट में मैच कर सकते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या है? इसके जो ड्रग्स है वो है इंडोल मेथासिन। ठीक है, तो इसी तरह के आपके कोई बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैच हो सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं केमिस्ट्री इजी है, बहुत घबराने की बात नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोमेथासिन। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बताना तो भूल ही गया कि किस कैटेगरी की ड्रग है, इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया, इंडोमेथासिन इज यूज्ड फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी डायरेटिक्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ये जो ड्रग्स होता है ये होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, याद रखिएगा, जो इंडोमेथासिन है, जो इंडोल एक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ओके, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कौन होते हैं? एक होता है आपका पैरा एमिनो फिनॉल, पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव्स। ठीक है, पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव्स, इनके इसके अंतर्गत कौन से ड्रग्स आ रहे हैं? पैरासीटामॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल के डेरिवेटिव्स का क्या नाम है? पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव के अंतर्गत जो मेडिसिन आ रहे हैं वो है पैरासीटामॉल। ये भी एक तरह का क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग भी कहते हैं इसको। ठीक है, और कौन से डेरिवेटिव्स है? और आपके डेरिवेटिव सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में किस टाइप के ड्रग आते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं, लेकिन जो ड्रग का नाम है वो है एस्पिरिन। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पैरासीटामॉल का जो डेरिवेटिव का नाम है वो है पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, इंडोमेथासिन जो आपका नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर होता है, इसके जो डेरिवेटिव का नाम है वो है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, और एस्पिरिन ये भी आपका पेन किलर होता है, इसके जो डेरिवेटिव का नाम है वो है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, देखिए फिर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि क्लासिफिकेशन किसका? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अगर आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़े हैं तो इसको इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें सेकेंड लाइन की, तो आपका पैराजिनामाइड ये आपका फर्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, पैराजिनामाइड क्लासिफिकेशन की बात करें तो पैराजिनामाइड ये फर्स्ट लाइन में आता है। कैनामाइसिन ये आपका जो होता है यही आपका सेकंड लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा है पैराजिनामाइड। इथाम्बुटाल ये भी आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा है। रिफाम्पिसिन ये भी आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कैनामाइसिन। ठीक है, जो सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज किए जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैनामाइसिन जो का सेकंड लाइन डेरिवेटिव ड्रग होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टीबीएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर सेकेंड लाइन टीबीएस ड्रग्स आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बात हो रहा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब एनेस्थेटिक जो होता है, एनेस्थीसिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है लोकल।
ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया हम कहाँ यूज करते हैं? जनरली जैसे हमको खाना हो उसको जब लेते हैं तो हमें पूरे बॉडी में कहीं भी मतलब हर तरह से पूरे बॉडी में वो शून्य करता है, ठीक है, पूरी बॉडी पे वर्क करता है। लेकिन जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो पार्टिकुलर आर्गन पे, पार्टिकुलर स्किन पे, जैसे आपको हाथ में करना हो, ठीक है, आपको किसी पे पैर में करना हो तो वहां पे हम एनेस्थीसिया को देंगे, जो लोकल पार्ट पे क्या होगा वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, आपको जनरल एनेस्थेटिक एग्जांपल बताना है, एक्सेप्ट अगर जहाँ पे आ जा रहा है, इसका मतलब कि जो भी जनरल एनेस्थेटिक के एग्जांपल है उसको आपको नहीं बताना है, जो लोकल एनेस्थेटिक है उसको बताना है। ठीक है, आपको जनरल एनेस्थेटिक के एग्जांपल नहीं बताना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या है, मिडाजोलाम, मिडाजोलाम एक जनरल एनेस्थेटिक में यूज होता है। ठीक है, मिडाजोलाम एक तरह का जनरल एनेस्थेटिक में यूज होता है, याद रखिएगा, इसको रफ करेगा। हाँ, मिडाजोलाम क्या है, जनरल एनेस्थेटिक में यूज होता है। लोराजीपाम ये भी आपका जनरल एनेस्थेटिक है। ठीक है, फेंटेनिल ये भी आपका जनरल एनेस्थेटिक है। लीडोकेन, जी हाँ, लीडोकेन इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। अगर पूछता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक तो आपकी तीनों आंसर सही होते, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट लगा हुआ है, मतलब कि आपको जनरल एनेस्थेटिक के एग्जांपल नहीं बताना है, आपको वो बताना है जो जनरल एनेस्थेटिक के अलावा वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, लीडोकेन प्रेजेंट है, जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिनोनिम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ये जो टर्म वाले क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बहुत सारे टर्म वाले क्वेश्चन को हम डिफाइन किए हैं, अगर आप देखेंगे एमसीक्यू सीरीज पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है, उसमें भी हम आपको बताए हैं, जैसे ग्रीन विट्राल हो गया, ब्लू विट्राल हो गया। ठीक है, ऐसे आज ही बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, इसको जो इसका जो सेकंड नाम, इसको किस नाम से हम जानते हैं, इसको इसका सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, तो इसको जनरली हम जानते हैं किससे, इप्सम साल्ट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, MgSO4 × 7H2O। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या फार्मूला है, MgSO4 × 7H2O। अगर आप MgSO4 लिखते हैं वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए इसमें कॉन्टेक्ट वाटर का कॉन्टेक्ट किया जाता है कि आपको ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, इसलिए इसको 7H2H लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप परचेज करेंगे वहाँ पे ×7H2O लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जनरली मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला देखेंगे तो MgSO4 होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम किस नाम से जानते हैं, इप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइट्रेशन इज नोन एज द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन इज नोन, कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है सिल्वर की। ठीक है, अब सिल्वर कहाँ पे यूज हो रहा है आपको सोचना पड़ेगा, डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन में यूज हो रहा है, या ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज हो रहा है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, जनरली बात करें प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का किस में यूज करते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में। जैसे बात करें मोहर्स मेथड की, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ या हैलाइड के साथ, कोई भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, AgCl, यहाँ लिख दे रहे हैं AgCl, एक मिनट, यहाँ लिख दे रहे हैं AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो ये जो AgCl है यही आपका क्या है, वाइट प्रिसिपिटेट है। ठीक है, यही आपका क्या है, वाइट प्रिसिपिटेट बनता है। वाइट प्रिसिपिटेट क्या है, ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में घुलता नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंसॉल्युबल वाली बातें आती हैं उसको कहाँ पढ़ते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में पढ़ते हैं। प्रिसिपिटेट समझ में आया ना आपको, जैसे चाक को हम पानी में अगर डुबा रहे हैं तो चाक क्या होगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रिसिपिटेट है वो वाटर में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, वो क्या होगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन हम किसको बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को बोलते हैं। मस्ट करिए, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो भी मेथड यूज हो रहे हैं, कोलार्ड मेथड, फेजांस मेथड और मोहर्स मेथड, इसके रिएक्शंस को पढ़ के जाइएगा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइएगा। मैक्सिमम चांस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ओके, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, बस आप अपने एफर्ट को दीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर आपका सच में बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, तो फाइनली आपका पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चंस यहाँ भी कवर हो गए, नियर अबाउट आपके 75 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि इस एग्जाम में तो क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और कल जब आप पेपर देंगे तो आप विश्वास रखिएगा कि हाँ सब वही क्वेश्चंस आए थे जो आप पढ़ाए थे। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, लिख के जाना है। ठीक है, उसके बाद आप खुद विश्वास करेंगे कि हाँ हमको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, हम प्रे करेंगे गॉड से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।